प्रिय छात्रों, कल हम चर्चा कर रहे थे दलित साहित्य की परिभाषा, और दलित साहित्य की परिभाषा करने के बाद हमारे सामने कुछ बिंदु उभर करके आए थे। यानी दलित साहित्य की जो 3-4 परिभाषाएं की, उनसे कुछ बिंदु उभर करके आते हैं। आज हम उनकी चर्चा करें, जो क्या क्या इन परिभाषाओं से क्या क्या निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं, वो आप देखिए। सबसे पहला, दलित साहित्य नकार का साहित्य है जो संघर्ष से उपजा है। पहला बिंदु ये उभर के आता है परिभाषाओं के माध्यम से कि दलित साहित्य जो है वो नकार का साहित्य है, इसमें नकारात्मकता ज़्यादा है। और ये नकारात्मकता क्यों आई? संघर्ष से। दलित जो लोग थे उनको अपने जीवन के निर्वाह के लिए संघर्ष करना पड़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके अंदर नकारात्मकता का भाव आ गया, जिसमें समता है, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव है, और वर्ण व्यवस्था से उपजे जातिवाद का विरोध है। वर्ण व्यवस्था के कारण जो जातिवाद इस देश में और हमारे समाज में आया, उसका दलित साहित्य में विरोध है। दूसरा जो बिंदु उभर करके आता है वो ये है कि दलित साहित्य में भाषिक, प्रांतिक, राष्ट्रीय दुराभिमान नहीं है। दलित साहित्य में ना तो भाषा का की कोई घमंड या गर्व है, ना किसी प्रांत का कि हम इस प्रांत के हैं, हम ही भूभाग के हैं, या हम इस देश के हैं, इस प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड नहीं है। संपूर्ण विश्व में बंधुत्व का भाव उनके साहित्य में है। दलित साहित्य तो मनुष्य को सर्वोपरि मानता है। वो कहता है कि मनुष्य सब कुछ है, अब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बात मायने रखती। अतः मनुष्य की महानता के लिए जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ दलित साहित्य का है। दलित साहित्य की अवधारणा है कि मनुष्य के कल्याण के लिए और उसकी महानता के लिए जो काम हो रहे हैं वो सारे के सारे दलित साहित्य का वर्ण विषय हैं। तीसरी बात, दलित साहित्य का लेखन है, दलित साहित्य वह लेखन है जो वर्ण व्यवस्था के विरोध में है और उसके विपरीत मूल्यों के लिए संघर्ष मनुष्य से प्रतिबद्ध है। वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है दलित साहित्य, और दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था करने वाले और वर्ण व्यवस्था के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के विपरीत जो आदमी चल रहे हैं, उन आदमियों के लिए संघर्षरत है। उस आदमी के साथ जुड़ा हुआ है दलित साहित्य जो आदमी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। वर्ण व्यवस्था के तिरस्कार का साहित्य है। ये साहित्य वर्ण व्यवस्था को नकारता है, तिरस्कार करता है, उसको मानता ही नहीं है। वो कह रहा है कि मनुष्य में कोई भेद नहीं है। दलित शब्द से अनेक प्रकार का बोध होता है, जैसे दुख बोध, अपमान बोध। दलित बोध का मतलब क्या है? दलित वो है जो दुखी है, दलित वो है जिसको अपने अपमान का एहसास है, दलित वह है जिनके अंदर दीनता है, दासत्व है। जाति वर्ग बोध, विश्व बंधुत्व बोध और क्रांति बोध, ये सारे के सारे बोध या ज्ञान जो हैं वो दलित साहित्य की देन है। दलित साहित्य हिंदू पौराणिकता, वैचारिकता, मानसिकता, संस्कार, आदर्शों, अवधारणाओं, प्रतीकों और उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिस्थितियों, परिणतियों को नकारता है, अर्थात व्यापक स्तर पर हर तरह के शोषण का विरोध करता है। मोटी सी बात ये कही जाए तो ये है कि धर्म, आस्था, अंधविश्वास और आडंबर तथा सामाजिक वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के विरुद्ध खड़ा है दलित साहित्य। वह हिंदू साहित्य की जो पौराणिक मान्यताएं या विचारधाराएं हैं, जो मानसिकताएं हैं, जो संस्कार हैं, जो आदर्श हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो प्रतीक हैं, जो परंपरागत, यहाँ तक कि देवी देवताओं तक को नकारता है। वो दलित साहित्य कहता है कि पौराणिक हिंदू मान्यताएं जो हैं वो खोखली हैं और उनसे कोई फायदा नहीं है मानवता को। पांचवी बात, दलित साहित्य में, दलित साहित्य ने उन बहिष्कृत लोगों को अपना नायक बनाया है जिन्हें संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में अमंगल और अपवित्र माना। देखिए, बड़ा गजब का विषय है। हमने पढ़ा था कि दलित साहित्य महाकाव्य की राम शुक्लीय अवधारणा का विरोध करता है। महाकाव्य के नियम और बिंदु निर्धारित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि महाकाव्य का नायक उच्च कुलोद्भव होना चाहिए, लेकिन दलित साहित्य इस बात को नकारता है और वह कहता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी रचना का नायक हो सकता है। वह उन लोगों को अपना नायक बनाता है जिनको वर्ण व्यवस्था में अमंगल और अपवित्र सूचक माना गया है, पुनर्जन्म का अपराधी कहकर जिनकी निंदा की गई, जिनको हे माना गया, जिनको तुच्छ कहा गया, उनको ये अपना मानता है। सभी स्मृतिकारों ने जिनके साथ शत्रुता, बर्बरता और जिन्हें कभी साहित्य में नायक उपनायक का स्थान नहीं दिया, वे लोग जो छूट गए मुख्य धारा से, वे लोग जिनको कहीं भी साहित्य और किसी भी पुस्तक में स्थान नहीं मिला, वे दलित साहित्य के पात्र हैं। दलित साहित्य ने इन्हीं बहिष्कृतों को अपने विचार रचना का केंद्र बिंदु बनाया है।
जिनका बहिष्कार हुआ है, जिनको समाज में अंत्यज या त्याज्य समझा गया, उनको दलित साहित्य ने अपना नायक बनाया है, क्योंकि सम्यक परिवर्तन इनका स्वाभाविक कार्य है। ये दलित साहित्य की परिभाषा और दलित साहित्य की परिभाषाओं से उभरे हुए कुछ बिंदु थे। अब हम बात करेंगे सहानुभूति बनाम स्वानुभूति कि दलित साहित्य क्या है, दलितों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, और सहानुभूति एक अलग चीज़ है, अनुभूति अलग चीज़ है, स्वानुभूति अलग चीज़ है। तो दलित साहित्य, एक तो वह दलित साहित्य जो दलित नहीं है उन्होंने लिखा, और एक वह दलित साहित्य जो स्वयं दलित है उन्होंने लिखा। इन दोनों का जो संघर्ष है, इन दोनों के बारे में परस्पर टकराहट है कि कौन सा सही और कौन सा अच्छा है। आज हम अब इसकी चर्चा करेंगे। पिछले 50 वर्षों के हिंदी साहित्य में दलित साहित्य लेखन सहानुभूति बनाम स्वानुभूति के महत्वपूर्ण द्वंद्व से गुजर रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने अपने मत प्रकट किए हैं। कुछ का मानना है कि आज तक दलितों पर जो भी लिखा गया वह मात्र सहानुभूतिजन्य है, और नहीं भी हो तो भोगा हुआ यथार्थ तो नहीं है। कम से कम प्रेमचंद ने भी लिखा होगा, जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ कहानियाँ लिखी होंगी, पंत निराला इन्होंने भी लिखी होंगी, निराला तोड़ती पत्र लिखते हैं। लेकिन कहते हैं विद्वान, ये कहते हैं कि आज तक दलितों के ऊपर, गरीबों पे लिखा गया वह भोगा हुआ यथार्थ नहीं था, वह सहानुभूति थी। देखा हुआ यथार्थ हो सकता है वो, लेकिन भोगा हुआ यथार्थ नहीं था। देखा, लिख दिया। केवल जन्म के आधार पर जिस तरह का अमानवीय व्यवहार दलितों के साथ किया जाता है, वह जैसा सामाजिक अन्याय, उपेक्षा, प्रताड़ना, तिरस्कार, शोषण, अपमान उन्हें सहन करना पड़ता है, और इसकी मानसिक यंत्रणा उन्हें जिंदगी भर सहनी पड़ती है, उसका सही वर्णन और उसका सही वृत्तांत कोई दलित लेखक ही लिख सकता है, दूसरा नहीं लिख सकता। ये मानना है लोगों का कि एक आदमी देखता है, एक आदमी भोगता है, दोनों में फ़र्क है। देखने वाला सहानुभूति रखता है और सहानुभूतिपूर्वक वर्णन करता है या लिखता है, लेकिन भोगने वाला तो भोग रहा है उस पीड़ा को, वह भोगता है। दलित जीवन के अनुभव के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो जाति सापेक्ष होते हैं और केवल उन्हीं के द्वारा अनुभूत किए जा सकते हैं। जाति सापेक्ष कुछ अनुभूत सत्य हैं जो दूसरे नहीं जान सकते। क्या क्या दंश, क्या क्या पीड़ा, क्या क्या चुभन या क्या क्या चोट सहन करनी पड़ती हैं, वो उन्हीं लोगों के द्वारा अनुभूत किए गए हैं। ऐसे अनुभवों का प्रमाणिक चित्रण कोई गैर दलित लेखक वैसे ही नहीं कर सकता जैसे स्त्री जीवन के अनेक स्त्रियोचित अनुभव की व्यक्ति में के प्रसंग में। कि जिस प्रकार स्त्री विमर्श में एक बात कही गई थी कि स्त्रियों के बारे में केवल स्त्रियाँ लिख सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों के जीवन के कष्ट, उनकी कठिनाइयाँ, उनके दुख, उनके दर्द केवल वही भोगती हैं। पुरुष भला कैसे बता सकता है कि प्रसव पीड़ा क्या होती है, उसको तो कभी प्रसव हुआ ही नहीं। उसी प्रकार से दलित की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दलित ही जानता है। वह व्यक्ति जिसने दूर से देखा है उसको पता ही नहीं है पीड़ा क्या होती है। केवल जन्म के आधार पर जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार दलितों के साथ किया जाता है, वैसा व्यवहार और किसी के साथ नहीं किया जाता है, और उसका वर्णन जो भोगता है वही सही लिखेगा। इस संबंध में महिला कथाकार रमणिका गुप्ता प्रामाणिकता के लिए जीवन अनुभव को आधारशिलता मानते हुए लिखती हैं। देखिए, रमणिका गुप्ता कहती हैं कि किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता के लिए उसका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुभव नहीं है तो आप कह रहे हैं वो प्रामाणिक सत्य नहीं है। अनुभूत सत्य और सत्य दोनों में फ़र्क होता है। सत्य वह होता है जो आपने देखा भी है, जो आपने सुना होगा वो भी सत्य हो सकता है, लेकिन जो आपने अनुभव किया वो सत्य अलग है। तो रमणिका गुप्ता कहती हैं, दरअसल शिष्ट अभिजन साहित्य इस योग्य ही नहीं है कि वह दलित नारी या निगरों के मानस में सदियों से पल रहे आक्रोश अथवा पीड़ा को वाणी दे सके। रमणिका गुप्ता कहती है कि शिष्ट लोगों का जो साहित्य है, उस साहित्य के अंदर कुछ है ही नहीं। वह साहित्य इस योग्य है ही नहीं कि वह किसी दलित की पीड़ा को व्यक्त कर सके, वह किसी नारी के दुख दर्द को बता सके, और वह किसी निगरों के मानस में सदियों से जो आक्रोश है या सदियों से जो पीड़ा है उसको व्यक्ति दे सके, वो तो है ही नहीं किसी के पास। जहाँ शिष्ट साहित्य के विपरीत दलित साहित्य में वस्तु प्रधान होती है, जो अनुभवजन सत्य देखिए, शिष्ट साहित्य में वस्तु प्रधान होती है, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। वहाँ व्यक्ति कौन है? व्यक्ति सामान्य है सब कुछ। अनुभवजन्य जो अनुभव है वो वहाँ प्रधान है, और अनुभव का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय आधार स्वयं उसका अपना जीवन होता है। किसी भी व्यक्ति का अनुभव का जो प्रामाणिक आधार जो है वो उसका जीवन है कि उसने अपने जीवन में क्या भोगा है, क्या देखा है। इसलिए दलित साहित्य में आत्मकथा की विधा का सबसे बड़ा स्थान है। इसलिए दलित साहित्य में आत्मकथा, क्योंकि आत्मकथा किन्होंने लिखी? दलितों ने लिखी। वो सही आत्मकथाएं, अपना भोगा हुआ यथार्थ उन्होंने लिखा।
इन आत्मकथाओं के नायक और नायिकाएं केवल अपने जीवन के ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बात करते हैं। उनके आसपास जो घट रहा है, वो जिस वातावरण में जिस समाज में जी रहे हैं, किन किन घटनाओं से, किन किन बातों से उनको रूबरू होना पड़ता है, ये सारी की सारी बातें इनके साहित्य में है। राजेंद्र यादव का सहानुभूति और स्वानुभूति के प्रश्न पर एक स्पष्ट मत है। राजेंद्र यादव कहते हैं कि दलित चेतना को जगाने में सहानुभूति पहला कदम है। जब हम ये कहते हैं या गांधी जी कहते थे कि वह ये भी मनुष्य है, इनको दरिद्र अवस्था में क्यों रखा जाए, तो ये सहानुभूति है, स्वानुभूति नहीं है। आपने देखा और आपने महसूस किया और आपने कह दिया। इससे ये ज़रूर हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सहानुभूति जो हुई उससे ये लोग उभरे, आगे बढ़े। दलितों के भीतर भी ये भावना जगी कि हम भी मनुष्य हैं और हमें अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सहानुभूति पहला कदम था, पहली सीढ़ी थी, जिसने इनको चलना सिखाया, ऊपर चढ़ना सिखाया। ये चेतना पैदा हुई, लेकिन कहीं भी सहानुभूति का साहित्य स्वानुभूति के साहित्य का स्थान नहीं ले सकता। राजेंद्र यादव कहते हैं कि सहानुभूति का साहित्य जो होता है वो हल्का होता है, वह अलग होता है, और स्वानुभूति का साहित्य जो है वह अलग होता है, वह उसका स्थान कदापि नहीं ले सकता। आलोचक मुरली मनोहर प्रसाद सिंह के अनुसार ये बात सही है कि अनुभव की आंच में तपे बिना अनुकंपा या सहानुभूति पर आधारित जो सृजन होता है, देखिए अनुभव की आंच में तपे बिना जो सृजन या निर्माण होता है उसकी तुलना स्वानुभूति पर आधारित सृजन से नहीं की जा सकती। बिना अनुभूत सत्य के, बिना अनुभव की आंच पे तवे अगर कोई आदमी लिखता है तो वह वैसा सृजन नहीं है जो अनुभव करके लिखता है। उसकी तुलना स्वानुभूति पर आधारित सृजन के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन जो रचनाकार स्वयं आंदोलन का हिस्सा बने, उनके साहित्य को आप सहानुभूति पर आधारित नहीं कह सकते। देखिए कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जो दलित नहीं थे, जिन्होंने भोगा भी नहीं, लेकिन वो दलितों के आंदोलन के हिस्सा बने हैं। उनका साहित्य सहानुभूति का साहित्य तो हो सकता है, लेकिन उनका भी कुछ अनुभूत सत्य है। उपयुक्त दोनों ही विचारों से हमारे सामने तथ्य उभर करके आता है कि स्वानुभूति का पलड़ा सहानुभूति से भारी है। स्वानुभूति जो होती है वो सहानुभूति से भारी पड़ती है। इस अर्थ में दलित साहित्यकारों का जो आज दावा है वही आधिकारिक और प्रामाणिक है। और वो दावा क्या है कि अनुभव की अभिव्यक्ति केवल और केवल वो ही कर सकते हैं जिन्होंने भोगा है। जो वास्तव में दलित हैं उन्हीं के अनुभव सत्य हैं और उन्हीं का भोगा हुआ यथार्थ दलित साहित्य है, और ये कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार स्वानुभूति बनाम सहानुभूति का जो संघर्ष है उसमें हम निश्चित रूप से इस बात को मान सकते हैं, या ये बात उभर करके आती है कि स्वानुभूति जो होती है वह सहानुभूति से भारी भरकम होती है, मजबूत होती है। स्वानुभूति सत्य पूर्ण सत्य होता है और सहानुभूति वाला सत्य आंशिक सत्य हो सकता है। आज बस इतना ही। कल हम बात करेंगे दलित साहित्य की शिल्पगत विशेषताएं, दलित साहित्य की शिल्पगत विशेषताएं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। Uf.